Hello everyone. Till last lecture we have covered many things in particular topic mechanical properties of fluids. Today we are starting with another very important property, and that is surface tension. You might have listened this term previously, surface tension. It is a very important property which each and every fluid has. Like you take water, you take alcohol in liquid form, you take mercury, every fluid, every liquid, it has surface tension. But please keep remember, gases do not exhibit this property. Gases के पास ये property नहीं होती. The surface tension, this property, it is only exhibited by the free surfaces of the liquids, and it is not by the gases. Because liquid के पास free surface होती है, तो वो surface tension की property show करेंगे. Gases free surfaces उनके पास नहीं होती, and that is why they will not show this property of surface tension. So let us understand this, and let's start with basic definition of the surface tension. Okay, so सारे डिस्ट्रैक्शन जो आपके आसपास है उसके एक साइड रखेंगे और ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सरफेस टेंशन. Surface tension. So first of all, let me write the definition here. The definition says that it is the tangential force acting on both sides of an imaginary line drawn at the surface, on the free surface. It is not on the surface, on the free surface of a liquid. तो डेफिनेशन क्या कहती है, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. अब इसको समझते हैं डेफिनेशन को. सो इमेजिन वी आर हैविंग अ फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. फ्री सरफेस किसे कहेंगे, the surface which is in direct exposure to the atmosphere. Suppose here I am having a vessel like this, and here the fluid is filled inside this. तो ये surface जो atmosphere के साथ direct contact में है, this surface we call it as free surface. इसे हम क्या कहेंगे, free surface. ओके, और इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसा शो करते हैं. मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ. ये सरफेस गैसेस के पास नहीं होती, क्योंकि गैसेस को अगर आप ऐसा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करोगे तो क्या करेंगे, वो एक्सपांड होगी ना. गैसेस की प्रॉपर्टी वो एक्सपांड होती रहती है, सो इट विल बी गो अवे. बट एज फार एज द लिक्विड्स आर कंसर्न्ड, वी आर हैविंग द फ्री सरफेसेस ऑन द लिक्विड. तो सपोज ये फ्री सरफेस है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन. ओके, तो आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया. अब क्या, on this particular imaginary line a force is going to act on both side, and that force is nothing but the surface tension. So to show the proper, let us draw a top view. Let us view this particular thing from top. अगर इसको आप टॉप से देखेंगे तो क्या टॉप से आपको इस तरह से गोल ऐसा वेसल की सरफेस दिखेगी, और यहाँ पे मान लो अंदर लिक्विड भरा हुआ है. सही है ना. ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ an imaginary line. हमने imaginary line draw किया. According to definition, this particular imaginary line, it is exerted by a force. कैसा force? This force is a tangential. This is the tangential force. Tangent means this force is going to act like this on both sides.
वो यहाँ भी, वो इस पॉइंट पर भी, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी, और हर तरफ से इस तरह इस पर्टिकुलर लाइन पर एक फोर्स एक्ट होता है और इस फोर्स का नाम सरफेस टेंशन है। अभी डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया ब्लर होगा, लेकिन अभी मैं इसी लेक्चर में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताऊंगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिक्र मत करिए, देखते रहिए। तो हमने देखा द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड लिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन के हर तरफ, दोनों तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। यहां तक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को हमने समझा। याद रखना कॉन्सेप्ट को अभी हमने समझा नहीं है, कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाऊंगा। हमने इसका अभी डेफिनेशन समझा, और क्या समझा हमने, इसका डायग्राम के साथ उसका डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज आप अपनी नोटबुक के अंदर साइड में कहीं भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते रहिए। नाउ एज फार एज द यूनिट्स आर कंसर्न्ड, हमने देखा कि सरफेस टेंशन क्या है। इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। Force acting on a line, can I say force acting per unit length? Yes, so I can write the surface tension, let us denote with T, is equal to some force F acting per unit length. The tangential force acting per unit length on an imaginary line drawn on the liquid surface is called as surface tension. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। सो T इज इक्वल टू F बाई एल। T इज इक्वल टू F बाई एल। तो फोर्स F, उसकी यूनिट क्या होती है? ऑब्वियसली यू नो, न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? इट इज मीटर, एंड दैट इज वाई द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, मैं यहां पे नीचे लिखता हूं, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या बनी इसकी? न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इसके डायमेंशन की बात करें तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स? आपको याद होना चाहिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? इट इज 112 माइनस 112 माइनस m1 l1 t raised to minus 2. These are the dimension of force. What are the dimension of length? Dimension of length is just L1, correct? If you solve this L1 gets cancelled, and what you get is the dimensions of surface tensions. So let me write over here, the dimensions is nothing but m1, this L1 gets cancelled, then that means L raised to 0 and T raised to minus 2. These are the dimensions of surface tension. So is it clear? हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज सरफेस टेंशन, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. This was all about the definition of surface tension. Then we understood by drawing an imaginary line and we applied some force on both sides, that is surface tension. Then we saw its formula, T is equal to F by L Newton per meter, and the dimensions are m1 l0 t raised to minus 2. Correct? Okay, now let us understand the concept of surface tension. अगर आपको लिखना है प्लीज आप लिख लीजिए, बल्कि इसको साइड में कहीं भी कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. यू शुड रिमेंबर इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि सर ये फोर्स लिक्विड की सरफेस पे कैसे आ रहा है और किस तरह से एक्ट हो रहा है. ये कैसे और किस तरह से आ रहा है इसको हम अभी समझेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सपोज आई एम हैविंग अ वेसल एंड आई एम लुकिंग फ्रॉम द टॉप, यानी ये ऐसा कोई भी गोल वेसल होगा और इसको मैं टॉप से देख रहा हूं. आई एम लुकिंग फ्रॉम टॉप एंड सपोज इनसाइड दिस पर्टिकुलर देर इज सम लिक्विड फील्ड. मुझे लिक्विड दिख रहा है अंदर. ओके, सो जस्ट इमेजिन देर इज अ लिक्विड इनसाइड. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन हम लोगों ने अभी देखा कि सरफेस टेंशन वो फोर्स है कि अगर आप लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करो तो उस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करती है लिक्विड की सरफेस. ठीक है, हमने इसी चीज को समझने के लिए क्या किया, हमने ये किया कि सपोज अगर ये एक लाइन नहीं है
बल्कि एक सर्कल है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लाइन, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लेट अस हैव एन इमेजिनरी सर्कल, एक सर्कल है इमेजिनरी, हमने इस पे ड्रॉ किया, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा. नाउ जस्ट सी हियर, कैन आई कंसिडर दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ सर्कल एंड दिस स्मॉल एलिमेंट, आई एम कंसिडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर सर्कल इज मेड बाय दिस स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. I have divided the periphery into small numbers. Now if you look at this small element, it is approximately a line. अब इस लाइन पे फोर्स कैसा लगेगा. ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लाइन पे फोर्स ऐसा लगेगा, टेंजेंशियली परपेंडिकुलर. इस लाइन पे फोर्स कैसा लगेगा, इट विल बी लाइक दिस. इस लाइन पे कैसा लगेगा, इट विल बी लाइक दिस. इस लाइन पे कैसा लगेगा, इट विल बी लाइक दिस. एंड हियर ऑल ओवर द पेरिफेरी द टेंजेंशियल फोर्स on this particular circular periphery will be like this. अब आप देखिए, अगर इस पर्टिकुलर सर्कल पे हर तरफ से टेंजेंशियल फोर्स इक्वल लग रहा है, सो कैन आई से दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी इन कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म. सपोज इफ आई टेक अ लूप ऑफ अ थ्रेड, एक धागा ले लो छोटा सा और उसका एक गोल लूप बना दो और उस लूप को फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे रख दो, तो आप देखेंगे कि उस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे उस लूप को रखने के बाद इट विल टेक दिस फॉर्म. करेक्ट. और इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग अभी सरफेस टेंशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसके अंदर हम लोग इसको समझेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड the concept of surface tension by beautiful demonstration, a beautiful experiment. So before starting, first of all have a look on the apparatus which I have on the table. So here you can see I am having a detergent. You can see here a small amount of detergent, okay, and a teaspoon, a tablespoon, and we are having a bowl filled with water. You can see I am having a bangle borrowed from my mother. Also we are having a small needle and a small thread. Okay, so you can just see how simple these things are. You can demonstrate this at your home as well. Okay, now what we are going to do is, first of all let's make a soap solution, a detergent solution. So I am going to put this detergent into this water and we are going to stir it well so that it becomes a solution. Okay, now you can see our solution is ready. Now what I am going to do is, we are going to put this bangle into this solution, and when you get it out, you can see the film, the soap film is formed on this. Just see, here I have put inside and now you can see the film has formed. Are you able to this film? Okay, it's very nice. Now we are going to put this thread on this film. Just see. Now what we are going to do is, we will try to break the film which is there inside this thread area. The thread के अंदर जो film है उसको हमको break करना है using this spoon, and now it has broken. Just see how beautiful it looks. You can see that this complete thread is in circular form. It has formed the complete circle. Are you able to see? Are you able to see the complete circle of the thread? Before putting inside it was irregular in shape, and now here it has completely in circular shape. Why the shape is circular? Because the film which is there outside the thread is pulling from each and every side, and the normal force acting per unit area is nothing but the surface tension. So let's try one more. So let's try, and you can see okay, I have broken the film inside this thread.
how beautiful it looks. It is completely in circular shape because the tangential force is acting from all direction and the tangential force is equal. That means this film which is there outside the thread, it is acting like a stretched membrane. This is the reason the spiders are able to walk on the surface of the water. Of course we cannot walk because the surface tension, the tangential force which is acting on this thread, it is very much less than our weight, but the weight of the spiders are less and therefore they are able to walk. So you enjoyed this. I hope the film has broken. Now we are going to end this experiment. So did you enjoy the experiment? उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा? एक बेंगल थी, उसमें हमने सरफेस फिल्म बनाया, हमने उसको डिप किया एक डिटर्जेंट सोल्यूशन में और जब हमने उसको निकाला तो उस पर फिल्म बना हुआ था. फिर हमने उस पर एक थ्रेड को डाला एंड उस थ्रेड के अंदर जो सरफेस फिल्म थी उसको हमने ब्रेक किया तो हमने देखा कि इट टेक्स सर्कुलर शेप. इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो लिक्विड की जो सरफेस है जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, इट एक्ट्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये उसकी तरह एक्ट करता है और यही रीजन है कि उसकी वजह से जो स्पाइडर्स होते हैं दे आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. आपने देखा होगा स्पाइडर्स आर एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बट यू कैन नॉट वॉक बिकॉज योर वेट इज मोर. सो द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज लेस एज कंपेयर टू योर वेट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन. मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूं. आपने देखा होगा कि ये जो लिक्विड के जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, कौन सा शेप होता है उनका? दे आर स्फेरिकल इन शेप. वाई दे आर स्फेरिकल इन शेप? इट इज बिकॉज सरफेस टेंशन. द लिक्विड ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया, जो हम अभी देखेंगे, और वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है. क्यों? बिकॉज ऑफ the property of surface tension, and that is why the liquid droplets they are completely circular in shape. आप ये भी जानते हैं कि जो मर्क्यूरी होता है इट इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, जो हम लोग बैरोमीटर में यूज करते हैं. हैव यू सीन दैट whenever you are filling the mercury in a glass tube, it does not wet the glass tube. हालांकि वो लिक्विड है, जब आप ग्लास ट्यूब में डालोगे तो उसको क्या करना चाहिए? इट शुड वेट द ग्लास ट्यूब. But that mercury does not wet the glass tube. Why? Because of this property of surface tension. Also, you have seen that while washing the clothes, we don't directly use the water. हम लोग पानी के अंदर डिटर्जेंट डालते हैं. Why? खाली पानी से धोएंगे तो क्या होगा? See, when you are mixing the detergent into the water, detergent is sparingly soluble. It does not completely dissolves into water. So once the detergent is added into water, the surface tension of water reduces. जब उसका surface tension कम होता है, now this particular liquid, this particular solution with detergent, it completely wets the cloth and it removes all dust from the cloth. क्या आपको बात समझ आई है? उसी तरह आपने देखा होगा कि कभी कभी ज्यादा कपड़े गंदे होते हैं तो हम गर्म पानी से भी उसको धो सकते हैं. गर्म पानी से जल्दी धुलते हैं. वाई? बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर द सरफेस टेंशन रिड्यूसेस. एंड जब सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा मतलब वाटर की बाइंडिंग जो कैपेसिटी है, जो सरफेस टेंशन की कैपेसिटी है, जो किसी भी सरफेस को न वेट करने की कैपेसिटी है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इट रिड्यूसेस एंड लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सरफेस ऑफ द क्लोथ एंड योर क्लोथ्स आर वॉश्ड. तो आपको बात समझ में आई? उसी तरह हम लोग जब अम्ब्रेला यूज करते हैं रेनी सीजन में, तो आपका जो कपड़ा होता है अम्ब्रेला के ऊपर, दैट इज अ क्लोथ, उसमें भी तो कुछ छोटे छोटे पोर्स होंगे, पानी उसके अंदर से भी तो आ सकता है. बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये जो छोटे छोटे पोर्स है पानी उसमें एंटर क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज वो इतने छोटे हैं कि वाटर का ड्रॉपलेट का जो सरफेस टेंशन है वो इतना ज्यादा है कि पानी फटक से ड्रॉप बना लेता है एंड दैट ड्रॉपलेट कैन नॉट एंटर थ्रू दिस स्मॉल पोर्स. वाई? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. तो इसको अभी हम लोग और समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या क्यों हो रहा है एक्चुअली. व्हाट इज द रीजन दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट्स एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन? व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दैट? ये हम लोग अभी देखेंगे.
और हम लोग जिस थ्योरी से सरफेस टेंशन को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ने के लिए गाइस यू शुड रिमेंबर बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम वन बाय वन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गाइस एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा. Now there is force of attraction between two molecules. Suppose for example this is a pen. It is made up of some material, some substance, some molecules, and there is force of attraction between two molecules. और इसीलिए ये solid है. Force of attraction बहुत strong है, इसीलिए ये solid है. उसी तरह अगर आप लिक्विड ले ले तो लिक्विड के भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो कंपैरेटिव टू सॉलिड वीक होता है, इसीलिए लिक्विड हमारा लिक्विड के फॉर्म में है. अगर हम गैस की बात करें तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होता है बट इट इज नेग्लिजिबल. सो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. नाउ बेटर टू राइट फोर्स. दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ऑफ टू टाइप. वन इज कोहेसिव, अनदर वन इज अधेसिव. कोहेसिव फोर्स किसे कहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. लाइक दिस इज अ पेन. अगर ये पेन का जो मटेरियल है लेट्स से प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के दो मटेरियल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज कोहेसिव फोर्स. सो कोहेसिव फोर्स इज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन air and air, correct. Similarly water and water, these are the examples of cohesive force of attraction between two air molecules, two water molecules, two mercury molecules etc. Another one intermolecular forces का second type, it is adhesive force. What is adhesive force? The force of attraction between two molecules of different substance. याद रखना, adhesive होगा तो different substance और कोहेसिव होगा तो सेम सब्सटेंस. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अधेसिव फोर्स. उसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास, दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ अधेसिव फोर्स. ये दो टर्मिनोलॉजी हमने समझ लिया. एक चीज समझना, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये कहां तक अप्लीकेबल है, उसका रेंज क्या है, उस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमको पढ़ना है. पहले तो डेफिनेशन समझते हैं. द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव. मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है. ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को सिर्फ इतने ही डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस डिस्टेंस को कहेंगे मॉलिक्यूलर रेंज. और मॉलिक्यूल्स में वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो हमारा जो मॉलिक्यूलर रेंज होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर. हाउ मच इट इज? 10⁻⁹ मीटर. इतना छोटा होता है. दिस इज द मॉलिक्यूलर रेंज. ओके, सो डेफिनेशन लिखिए. मैं दूसरी डेफिनेशन से यहां पे लिखता हूं और टर्मिनोलॉजी हमको समझना है. ओके, जस्ट राइट डाउन. The next term is sphere of influence. Sphere of influence ये क्या होता है? An imaginary sphere with molecule at the center and radius equal to molecular range. An imaginary sphere, ये sphere of influence एक लिक्विड के अंदर होता है और ये इमेजिनरी होता है. इमेजिनरी स्फीयर है तो लेट अस ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फीयर. ये एक इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ किया. ये स्फीयर कैसा होना चाहिए? विद मॉलिक्यूल एट द सेंटर. मान लो ये वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूल यहां सेंटर में. ओके, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इस स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. मॉलिक्यूलर रेंज मतलब जहां तक ये मॉलिक्यूल दूसरे अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है. और वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर. सो इफ आई टेक दिस रेडियस, सो दिस रेडियस is equal to what? Molecular range. That means this particular molecule can attract these molecules which are coming under its sphere.
तो इसके स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर का जो इन्फ्लुएंस है, जो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, वो कहां तक है। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होता है, द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड की वो सरफेस लिक्विड की सरफेस लेयर और उसकी थिकनेस कितनी होना चाहिए, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी अगर हमारे पास यहां पे एक बीकर में यहां पे लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड की सरफेस है, तो सरफेस से लेकर नीचे तक की वो थिकनेस, ये वाला पोर्शन, थिकनेस कितनी होना चाहिए, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स का रेंज जहां तक होता है उतना इसका थिकनेस होना चाहिए। मैं उसको R से डिनोट करता हूं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो फ्री सरफेस जो एटमॉस्फेयर के साथ है उससे लेकर के नीचे तक कितनी थिकनेस तक, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स तक की जो लेयर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं सरफेस फिल्म। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सरफेस फिल्म। हमने अभी जो फिल्म बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक बेंगल के अंदर, दैट वाज अ सरफेस फिल्म विच वाज इन डायरेक्ट एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर। ओके, और वो सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस विल बी 10⁻⁹ मीटर अप्रोक्सीमेटली। बट उस एक्सपेरिमेंट में जो हमारी सरफेस फिल्म थी, इट वॉज हैविंग 2 एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, मतलब उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी एटमॉस्फेयर के साथ था, और जो बेंगल की जो नीचे वाली सरफेस थी दैट वाज आल्सो टू दी एटमॉस्फेयर। मतलब सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तरफ हो रही थी, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन यहाँ इस केस में, बीकर वाले केस में, यहाँ सरफेस टेंशन कहाँ होगा, एक ही फ्री सरफेस है तो सिर्फ ऊपर ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस में बहुत बार बोल चुका हूं इस लेक्चर में। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किसे कहेंगे, देखो जनरल डेफिनेशन तो वही है कि द सरफेस, द लेयर विच इज इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड। जैसे कि ये जो लेयर है, यहाँ ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, और नीचे क्या है, लिक्विड, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्री सरफेस। लेकिन इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन इज द सरफेस ऑफ द फ्लूइड विच डू नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। यहां आप बस इतना समझो कि जो लिक्विड के जो नीचे की सरफेसेस है, उन सरफेसेस के बीच में शियर स्ट्रेस हो सकता है आगे पीछे होने की वजह से, लेकिन ये जो अपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, वहां पे शियर स्ट्रेस का सवाल ही नहीं है, बिकॉज इट इज एन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर विच इज नॉट गोइंग टू एक्सर्ट एनी टाइप ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन दी फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज को क्यों पढ़ा, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड a very interesting theory of molecular theory of surface tension। ये सरफेस टेंशन हो रहा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें ये सारी चीजें, ये सारे टर्म समझने पड़े। अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ सिंपल डायग्राम। सो लेट अस कंसिडर अ बीकर लाइक दिस, अ ग्लास टम्बलर। ओके, ये एक टम्बलर हम लोगों ने, और हमने क्या कंसिडर किया कि सपोज दिस इज फिल्ड विद वाटर या एनी लिक्विड। ओके, चलो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बनाते हैं सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होंगी, इट विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब मान लेते हैं यहां तक, मैं बल्कि इसको पूरा ही ड्रॉ कर लेता हूं, यहां तक हमारा क्या है, ये सरफेस फिल्म है विच इज, और ये जो अपर लेयर है इट इज इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द सरफेस फिल्म। ओके, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, और इसको नाम देते हैं पी डैश और क्यू डैश। अब हमें क्या कंसीडर करना है, वी हैव टू कंसीडर द मॉलिक्यूल्स हियर, क्योंकि हमें सरफेस टेंशन पढ़ना है तो हमें मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने पड़ेंगे और उन मॉलिक्यूल्स पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिक्विड के अंदर, इनसाइड द लिक्विड, बिलो द सरफेस फिल्म, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूल एंड लेट अस टेक, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब ये मॉलिक्यूल अपने आसपास इतने एरिया के जितने मॉलिक्यूल है उनको वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। करेक्ट ना, इतना समझ गए। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मॉलिक्यूल विच इज डायरेक्टली
विच इज डायरेक्टली ऑन द फ्री सरफेस। ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, डायरेक्टली फ्री सरफेस पे। इसका भी हम लोग बना लेते हैं क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेते हैं। ये अपने आसपास के इतने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस कंसिडर एन अनदर मॉलिक्यूल विच इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। मतलब वो ये फ्री सरफेस पे नहीं है, फ्री सरफेस के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग बना लेते हैं क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमने इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, हम इन तीनों मॉलिक्यूल को नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज मॉलिक्यूल नंबर सी, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर, लेट अस टेक दिस एज बी एंड दिस एज मॉलिक्यूल नंबर ए, करेक्ट ना। नाउ जस्ट पे कॉन्सेंट्रेशन हियर, ध्यान से सुनना यहां पे हो क्या रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है, मतलब ये अपने आसपास ये वाले, ये वाले, ये वाले, इधर के, इस तरफ, यहाँ पर, इधर और यहाँ, ये सारे मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब इसके आसपास के जितने मॉलिक्यूल है ये इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को खींच रहा है अपनी तरफ, और ये भी सबको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, जस्ट सी हियर, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल के नीचे यहाँ पे लिक्विड है और ऊपर एयर है, तो ऊपर एयर के मॉलिक्यूल भी इसको खींचेंगे अपनी तरफ। लेट अस जस्ट टेक लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, यहाँ वाले, इधर के, इस तरफ, यहाँ, इधर और यहाँ, ये जितने मॉलिक्यूल है ये सब इस मॉलिक्यूल को जो फ्री सरफेस पे बैठा हुआ उसको अपनी तरफ खींचेंगे। उसी तरह इसकी बात करते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा लिक्विड के अंदर है और थोड़ा एयर के अंदर है, तो हम लोग इसका भी बना लेते हैं। इसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ, 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 इधर, इस तरफ, यहाँ एंड हियर, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस, ठीक है। ये हमने सबका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया और सबको समझा। अभी हमको समझना है मॉलिक्यूल नंबर सी से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल नंबर सी, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मॉलिक्यूल सी है इसको हर तरफ से लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल फोर्सेस से खींच रहे हैं। If this molecule is attracted by each molecule in its sphere of influence with equal magnitude, then this molecule must be in equilibrium. इसको हर तरफ से सारे मॉलिक्यूल इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो अब ये कहीं नहीं जा सकता, सारे तरफ से फोर्स इक्वल है। That is why this molecule will be at equilibrium. It will not go anywhere. आप बात समझ में है? मैं ये रीजन यहां पे नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर तरफ से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई मॉलिक्यूल नंबर सी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल नंबर बी की। लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल नंबर बी। मॉलिक्यूल बी को आप ध्यान से देखिए, इसका मैक्सिमम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है और थोड़ा सा एयर के अंदर है, तो इसको एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से अट्रैक्ट करेंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे से अट्रैक्ट करेंगे। बट जस्ट सी एंड टेल मी विच मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर। इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन से मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, एयर वाले या वाटर वाले, लिक्विड वाले? ऑब्वियसली द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर एज कंपेयर टू एयर. Since these molecules are more, they are in majority, and that is why molecule B will be attracted downwards. So molecule B की position क्या होगी? It will be pulled downwards. The molecule B will be pulled in downward direction. Now let us talk about molecule number A. Let's talk about molecule number A. Now just see here, molecule A का जो sphere of influence है स्टूडेंट्स,
ये हाफ लिक्विड के अंदर है, हाफ एयर के अंदर है, करेक्ट ना? बट जस्ट थिंक एंड टेल मी, इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस विच मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर? नो डाउट द हाफ इज इन एयर, हाफ इज इन लिक्विड, बट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर। इसीलिए इस आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल आएंगे उतने इस आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एयर के मॉलिक्यूल नहीं आ सकते, बिकॉज एयर इज लेस डेंस, वाटर इज मोर, लिक्विड इज मोर डेंस, and that is why the number of molecules in this sphere of influence of liquid are more as compared to air. हालांकि आधा एयर के अंदर है, आधा लिक्विड में है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, and since the liquid molecules are more, and that is why the molecule number A will be pulled downwards. अब यहां पे इसकी कहानी खत्म हुई। हमने क्या देखा, ध्यान से सुनिए। मॉलिक्यूल नंबर सी ये कहीं नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मॉलिक्यूल नंबर बी विल बी पुल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर। मॉलिक्यूल नंबर ए विल ऑल्सो गेटिंग पुल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्विड आर मोर एज कंपेयर टू द एयर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर देयर ऑन द सरफेस फिल्म, सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म के अंदर है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, यहां पे इस रीजन में, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच आर देयर इन लोअर पोजीशन, एंड दैट इज व्हाई सिंस द सरफेस फिल्म इज इन अंडर द सरफेस फिल्म इज अंडर डाउनवर्ड नेट फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी अंडर टेंशन। ये जो सरफेस फिल्म है इस पे हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस फोर्स दिस सरफेस फिल्म विल बी ऑलवेज अंडर टेंशन। ये हमेशा एक टेंजाइल फोर्स, टेंशन में होती है, एंड इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस फिल्म। यहां पे मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी, और मॉलिक्यूल की जब कमी हो जाएगी तो दिस सरफेस फिल्म विल बी स्ट्रेच्ड, ओके, इट विल बी एक्टिंग लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो ये रीजन है सरफेस टेंशन का। आपको रीजन समझ में आया? सारे के सारे मॉलिक्यूल पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यहां सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल है उन पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और इसी की वजह से यहां पे मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस फिल्म, एंड दिस सरफेस फिल्म विल बी अंडर टेंशन, okay? So in examination it is very important, molecular theory of surface tension. You have to explain this theory by drawing this diagram. Of course you have to write the construction कि हमने क्या क्या इसके अंदर बनाया, क्या कंसिडर किया, ये A B C क्या है, and you have to write the complete theory. मॉलिक्यूल C के बारे में, मॉलिक्यूल B के बारे में, मॉलिक्यूल A के बारे में लिखेंगे, and finally at the end you will write the conclusion. कंक्लूजन में आप इसी चीज़ों को लिखेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो डिड यू गाइज अंडरस्टूड के सरफेस टेंशन कैसे हो रहा है और किस तरह से जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो हमेशा टेंशन के अंदर होती है। ओके, इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखे, रफली कहीं भी अपनी बुक में लिख लो। आपको लिखना पूरे कंप्लीट मैनर में है जैसा एग्जाम में आप लिखते हो, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये गिवन है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को हमको समझना है और वो है सरफेस एनर्जी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी क्या होता है सुनिए अभी यहाँ पे। डेफिनेशन सेज दैट द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules within the surface film is called as surface energy। फिर से एक बार, द एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां पे होती है? उन मॉलिक्यूल्स के पास। कौन से मॉलिक्यूल्स? जो मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म के अंदर है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। आपको इसकी और बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस मिलेगी।
और आप कंफ्यूज नहीं होना सारी डेफिनेशंस को देख के, बिकॉज अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. इवन आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको इजीली पूरा आइडिया आ जाएगा. देखो होता क्या है, सपोज ये हमारा बीकर है जो हमने अभी कंसिडर किया था, और ये लिक्विड इसके अंदर फिलअप किया हुआ है. ठीक है, हम इसकी ले लेते हैं एक फ्री सरफेस, बिकॉज फ्री सरफेस का जिक्र डेफिनेशन में है. तो ये हमने फ्री सरफेस कंसिडर किया. ये हमारी सरफेस फिल्म है जिसकी थिकनेस कितनी है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर. हमने देखा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस फिल्म के अंदर है, देयर इज नेट डाउनवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज एक्टिंग इनसाइड द लिक्विड ऑन दिस मॉलिक्यूल. करेक्ट ना? ये लिक्विड के जो नीचे के मॉलिक्यूल है, ये इन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ नीचे खींच रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज सम डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिक्यूल हियर, और उसकी वजह से सरफेस टेंशन होता है जो हमने अभी डिस्कस किया. अब एक बात आप ध्यान से सुनो, अगर किसी भी चीज को हम किसी एक्सटर्नल अपोजिंगली डायरेक्टेड फोर्स के अगेंस्ट में खींचेंगे, तो ये जो फोर्स होता है, ये हमारा जो काम होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्प्रिंग को लिया और स्प्रिंग को इस तरह से मैंने खींचा, तो व्हेन यू पुल द स्प्रिंग लाइक दिस, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है. जब वो फ्री स्टेट में होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, लेकिन जब मैं इसको खींचूंगा तो मैंने खींच के क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया. जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड, इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. बिल्कुल उसी तरह यहां पे ये जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल को जो सरफेस फिल्म में है उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं. करेक्ट ना? तो अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर लाना है और नीचे से ऊपर लाके सरफेस फिल्म पे रखना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं? क्यों? बिकॉज अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को उठा के ऊपर सरफेस फिल्म में रखूंगा, तो जब मैं उसको नीचे से ऊपर ला रहा हूंगा, तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींचेंगे. दिस मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट ना. हमने अब भी देखा कि नीचे वाले मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म वालों को खींचते हैं. तो अगर मैं नीचे से किसी ऊपर मॉलिक्यूल को लाऊंगा तो नीचे वाले खींचेंगे, और मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूं अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स. किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में जब मैं वर्क डन करूंगा, तो ये मेरा वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी एनर्जी का नाम है सरफेस एनर्जी. ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. एक और वे में कॉन्सेप्ट को समझिए. एक बात याद रखिए, यूनिवर्स का हर सिस्टम अपने आप को मिनिमम एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रखना चाहता है. उसका एक बेसिक एग्जांपल, ये पेन अभी मेरे हाथ में है. अगर मैं यहां से इसको ऐसा ड्रॉप कर दूं, तो ऑब्वियसली ये कहां जाएगी, ये नीचे जाके गिर जाएगी, क्योंकि नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. तो ये क्या करेगी, इट विल ट्राई टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल गो डाउन. तो यूनिवर्स का हर सिस्टम ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अपने पास रखना चाहता है. अब जब हम नीचे वाले मॉलिक्यूल को वर्क डन करके ऊपर ले आए, तो हमने तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेगा. दिस मॉलिक्यूल विल ट्राई टू गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. मतलब ये बात आप समझ गए कि ये जितने मॉलिक्यूल यहां पे है, इस सरफेस फिल्म के अंदर जितने मॉलिक्यूल है यहां पे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल की कुछ स्पेशलिटी है. क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी ये है कि इनके पास पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है. करेक्ट ना? नीचे वालों के पास भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके पास थोड़ी सी ज्यादा है. करेक्ट? सम एक्स्ट्रा इज देयर. उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को डेफिनेशन पे आप आइए, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज possessed by the molecules within the surface film, it is called as सरफेस एनर्जी. समझ आइए आपको बात अच्छे से, व्हाट इज सरफेस एनर्जी. क्या आपको अच्छे समझ में आ गया कि लिक्विड की जो ये फ्री सरफेस है, इसके पास कुछ एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, और वो क्या करना चाहता है, वो हमेशा मिनिमम एनर्जी गेन करने के लिए नीचे जाना चाहेगा. तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी का नाम सरफेस एनर्जी है. अब इसके वजह से होता क्या है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात. अगर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए जब नीचे जाना चाहेंगे, तो क्या होगा पता है, ये जो सरफेस है यहां पे मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, और जब यहां मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल यहां कम हो गए, तो ये जो एरिया है इसका,
दिस एरिया विल ट्राई टू रिड्यूस, ये एरिया रिड्यूस होना चाहेगा, करेक्ट ना। एंड दिस रिडक्शन इन एरिया यू कैन ऑब्जर्व इन दी एक्सपेरिमेंट। अभी मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको, उसमें आप देखेंगे रिड्यूस इन एरिया एट फ्री सरफेस। तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है, चाहे वो कहीं भी हो, वो फ्री सरफेस हमेशा अपना एरिया कम करना चाहती है। इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स एरिया बिकॉज वट एवर द मॉलिक्यूल्स आर देयर ऑन द सरफेस दे ट्राई टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह मैं अभी एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। वी विल टेक अ बेंगल लाइक दिस, हमने जब भी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में किया, और हम यहां से यहां पे एक थ्रेड को बांध देंगे। फिर हम इस बेंगल को उठा के डिटर्जेंट सोल्यूशन में डाल के बाहर निकालेंगे, तो इस पे फिल्म बन जाएगी ना, इस पे पूरे पे क्या बन जाएगी, डिटर्जेंट की फिल्म बन जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, थ्रू अ स्पून व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रेक द फिल्म ओवर हियर। ये वाली जो ब्रेक है इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो थ्रेड है, क्योंकि एक तरफ की फिल्म टूट गई, यहां पे फिल्म अभी भी है, तो ये जो सरफेस है, ये फ्री सरफेस, ये अपना एरिया कम करना चाहेगी एंड दिस थ्रेड विल बी अट्रैक्टेड एट दिस साइड। जब ये थ्रेड इस साइड पे अट्रैक्ट होगा तो ये जो हमारी फिल्म है ये इस तरह से, ये जो हमारा थ्रेड है सॉरी, ये इस तरह का शेप ले लेगा और वो इस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होगा। आप बात समझे। और ये फिल्म की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा, बिकॉज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। तो चलो एक्सपेरिमेंट देखो आप। सो स्टूडेंट्स, आई एम हियर विथ अनदर एक्सपेरिमेंट on surface energy. If you have not watched my video on surface tension, please go and enjoy that. Okay. Surface energy का जो concept है वो आप जानते हो, जो भी liquid की free surface होती है it always tries to reduce its surface area. क्यों? Because surface film में जो molecule है उनके पास extra energy है, और हर सिस्टम पूरे यूनिवर्स का वो ये चाहता है कि उसके पास कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो। अब सरफेस फिल्म में जो लोग हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो लोग भी मिनिमम पोटेंशियल गेन करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर सरफेस एरिया सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो क्या चाहती है कि उसका सरफेस एरिया क्या हो, कम से कम हो। उसी चीज़ को हम देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ये सेम बेंगल है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, हियर आई हैव टाइड अ थ्रेड डायमेट्रिकली। यहाँ पे एक एंड है, दूसरा एंड यहाँ पे है, और आपको ये थ्रेड थोड़ा सा लूज रखना है। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी डिटर्जेंट सोल्यूशन रेडी है, डिटर्जेंट सोल्यूशन इज हियर आई एम, और एपरेटस आप ऑलरेडी देख चुके हो लास्ट एक्सपेरिमेंट में। दिस इज डिटर्जेंट सोल्यूशन। I am going to put this bengal on this solution and I will take it out, and you can see the film is formed on this particular surface. So let's do. Just see. Are you able to see the film? Film दिख रही है आप लोगों को? The film is formed. अब मैं क्या करूँगा? I am trying to break this film on one side. ये थ्रेड के इस तरफ भी फिल्म का एक पोर्शन है, थ्रेड के इस तरफ भी फिल्म का एक पोर्शन है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट के फिल्म को हम लोग ब्रेक कर देंगे थ्रू दिस टेबल स्पून। हियर आई हैव ब्रोकन इट। नाउ जस्ट सी, ये जो एक साइड की फिल्म थी, जब ये फिल्म यहाँ पर अवेलेबल थी तो ये थ्रेड यहाँ पे इररेगुलर शेप में था, बट एज सून एज I have break this, just see, फिल्म टूट गई। जैसे मैंने एक तरफ की फिल्म को ब्रेक कर दिया, आप देख सकते हो इस तरफ की फिल्म ने अपना सरफेस एरिया कम कर दिया। आर यू एबल टू सी? बिकॉज ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वो ये चाहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सरफेस एरिया को कम कर दिया। स्टूडेंट्स, उसी तरह हर लिक्विड की सरफेस, जैसे यहाँ पे जो रखा हुआ है सोप सोल्यूशन, इसकी जो फ्री सरफेस, जो अपर सरफेस है, वो भी यही चाहती है कि उसका सरफेस एरिया कम हो। उस रिड्यूस इन सरफेस एरिया को रोकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें सरफेस पे करना पड़ता है,
और उसी वर्क डन जो हम करते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हो इसका सरफेस एरिया कितना कम हो गया, देखा आपने। सो विद द सिंपल थिंग्स, सिंपल बेंगल, सिंपल डिटर्जेंट सोल्यूशन, सिंपल अ बोल फिल्ड विद वाटर, यू कैन डू दिस एट योर होम। ओके, तो एक्सपेरिमेंट देख लिया आप लोगों ने, एंजॉय किया, मज़ा आई। गाइस ये दोनों एक्सपेरिमेंट, सरफेस टेंशन वाला भी और सरफेस एनर्जी वाला भी, प्लीज़ आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगी आपको। जब फिजिक्स को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हो ना तो उसकी मज़ा अलग होती है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझ के फिर टेक्स्ट बुक को आप फिर से पढ़ो, तो इस टाइम जब फिर से आप पढ़ोगे तो आपकी मज़ा बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लिक होता रहेगा दिमाग में। ये सरफेस टेंशन ऐसी चीज़ है कि ये आपने पहले से देखी नहीं है, इसीलिए उसको दिखाना ज़रूरी था, एंड दैट इज़ वाई आई डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। हमने भी दो चीज़ें पढ़ी, एक चीज़ पढ़ी सरफेस टेंशन और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी सरफेस एनर्जी। नाउ लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy. So let me write over here relation between surface tension and surface energy. इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम लोग करेंगे एक छोटा सा काम। वो काम क्या करना है, हमें लेना है एक फ्रेम, मान लो ये एक फ्रेम है, ये फिक्स्ड साइड है फ्रेम की, और यहां इस पर्टिकुलर साइड पे हमने क्या किया, एक मूवेबल साइड को बांध दिया। मूवेबल मींस ये जो फ्रेम की ये वाली साइड है, इट कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ये यहां से यहां मूव कर सकती है। ओके, इतना समझ गए। अब हमने क्या किया, इस फ्रेम को उठाया और हमने इस फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डाल दिया। जब इस फ्रेम को आप सोप सोल्यूशन में डाल के बाहर निकालोगे तो ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे क्या बन गई होगी, सोप की फिल्म, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में। इस पे क्या बन जाएगा, यू कैन फाइंड दिस सोप फिल्म ऑन दिस, करेक्ट ना। अब मैं क्या करूंगा, जब ये सोप फिल्म बन जाएगी तो ये जो मूवेबल पोर्शन है, दिस मूवेबल पोर्शन कहां जाना चाहेगा, यहां जाना चाहेगा या यहां जाना चाहेगा, obviously because this surface film tries to reduce its area and it will go here। ठीक है, करेक्ट ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां जाने नहीं दिया, बल्कि मैंने इसको खींचकर, मैंने इसको पुल करके यहां पे लेके आ गया। एंड सपोज दिस इज द न्यू पोजीशन, हम इसको पुल करके यहां ले आए एंड दिस इज द न्यू पोजीशन। मतलब हमने इसको, लेट अस कंसीडर, हमने इसको dx डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किया, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि इस फ्रेम की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज l। इतना समझ गए आप। अब ये देखिए, जब मैं इस मूवेबल पोर्शन को यहां खींच रहा था तो ये जो सरफेस फिल्म थी ये क्या कर रही थी, दिस वॉज पुलिंग टू इट्स साइड, ये इसको अपनी तरफ खींच रही थी और मैं यहां अपनी तरफ खींच रहा था। मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वॉज in this direction, force due to surface tension was in this direction। और इस अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट में मैंने काम किया, तो ये मेरा जो काम है ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट ना। तो हमारे इक्वेशन के अंदर फोर्स भी आ जाएगा और एनर्जी भी आ जाएगी और हमें रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स फाइंड वर्क डन। देखो वर्क डन एनर्जी इक्विवेलेंट है, जितना आप वर्क करोगे उतना एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा। सो आई हैव डिस्प्लेस्ड दिस इन दिस स्मॉल, आई हैव डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, therefore the work done will be small and I can write the work done, छोटा सा वर्क डन dw is equal to force into डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चों, याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू Fx, याद रखना। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू dx। ओके, नाउ एज यू नो dW विल बी एज इट इज
इस फोर्स की जगह पे, इस F की जगह पे कैन आई पुट T इंटू L। सर ये कहां से आया? ये मैं बताता हूं कहां से आया। आप यहां देखिए, हमने अब भी देखा कि सरफेस टेंशन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अगर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय F है, फोर्स बाय L है, तो आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू T इंटू L विच आई हैव पुटेड ओवर हियर। समझ गए आप? और ये जो हमारा dx है, दिस dx विल बी एज इट इज। बट स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात आएगी। क्या? मैंने अभी आपको बताया था बेंगल वाला एग्जांपल में, हमने जब बेंगल को लिया तो उस पर जो फिल्म बनी उसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर था, उसके नीचे भी एटमॉस्फेयर था, मतलब दो दो सरफेस फिल्म थी वहां पे, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। उसी तरह इस फिल्म में यहां जो फिल्म बन रही है इस फ्रेम पे, यहां भी दोनों साइड एटमॉस्फेयर है, इस फिल्म के यहां भी एयर है और उस फिल्म के पीछे भी एयर है। मतलब जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो सिंगल नहीं होगा, वो डबल होगा। वो इस तरफ भी सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा और पीछे की तरफ भी सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू सरफेस फिल्म एंड एयर इज प्रेजेंट एट बोथ साइड्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सरफेस टेंशन के साथ लगा देंगे 2 और यहां पे लिखेंगे 2T इंटू L इंटू dx। और यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा रीजन में? बिकॉज एयर इज प्रेजेंट ऑन both sides and it has two surface films। ये रीजन यहां पे छोटा सा आप लिख देंगे। इतना समझ गया? अब आप ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, T को एज इट इज लिखते हैं, 2L को एज इट इज लिखते हैं और dx को यहां पे इस तरह से लिखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम? स्टूडेंट्स, ये जो L dx है वो क्या है? आप यहां देखिए, L ये वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है ये क्या है तुम्हारी L, और ये dx क्या है? ये वाली लेंथ। अगर मैं L और dx को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? L dx विल बी एरिया। कौन सा एरिया? इंक्रीज्ड एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ L है, ब्रेथ dx है। सो दिस L dx इज नथिंग बट माई एरिया। कौन सा एरिया? इंक्रीज्ड एरिया, जो एरिया चेंज हुआ। करेक्ट ना? तो मैं यहां पे L dx की जगह पे, इस पर्टिकुलर टर्म L dx की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं dA, वेयर dA इज चेंज इन एरिया। बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, ये जो चेंज इन एरिया है ये सिर्फ एक नहीं है, यहां भी चेंज इन एरिया हुआ है, ऊपर भी, और जो पीछे सरफेस फिल्म है वहां भी चेंज इन एरिया हुआ है। एंड दैट इज व्हाई दिस ऑल टर्म 2L dx, this all term 2L dx, it denotes change in area on both side of the surface film। ठीक है? तो ये पूरे 2L dx की जगह पे मैं dA लिख रहा हूं और ये dA क्या शो कर रहा है? This dA shows change in the surface area of the film of both side। और यहां पे हमारा जो T है इसको एज इट इज हम यहां पे लिख देंगे और यहां पे लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? dW। करेक्ट ना? और यहां पे हम इसका रीजन लिखेंगे साइड में। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आपको लिखना है dA डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑन बोथ साइड्स of the film, on both sides of the film। now finally ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। सो हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिला, मैं फाइनल एक्सप्रेशन यहां पे लिखता हूं। हमको मिला dW चेंज इन वर्क मीन्स चेंज इन एनर्जी इज T इंटू dA। द एनर्जी स्पेंट is equal to surface tension multiplied by change in area। This is the relation between surface tension and surface energy। आप बोलेंगे सर ये तो एनर्जी नहीं है, ये तो वर्क डन है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस
वर्क डन इज stored in the form of energy, and hence you can write the energy is equal to T into dA. आप इस तरह से भी इसको इक्वेशन को लिख सकते हो. दिस बोथ इक्वेशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो E इज इक्वल टू T इंटू dA. अच्छा, यहां सरफेस टेंशन की एक और यूनिट आपको मिलेगी. हमने सरफेस टेंशन की यूनिट क्या देखा था? वी सॉ द यूनिट, हमने यूनिट देखा था सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F/L एंड वी सॉ न्यूटन पर मीटर. करेक्ट ना? अगर मैं इस फॉर्मूले से T फाइंड करूं गाइस, तो T क्या मिलेगा? T मुझे मिलेगा T इज इक्वल टू E अपॉन dA. करेक्ट ना? E की यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल. और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. तो सरफेस टेंशन की एक और यूनिट आपको मिली जूल पर मीटर स्क्वायर, और ये जूल पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर, बिकॉज जूल इज न्यूटन मीटर एंड मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर गेट कैंसल एंड यू कैन गेट न्यूटन पर मीटर ओनली. So both are same units. So surface tension has both unit, Newton per meter as well, and it has Joule per meter square also. So यहां से भी surface tension को define कर सकते हो. It is defined as surface energy stored per unit area of a free surface of the liquid is called as surface tension. समझ आ गया? पॉज करो स्क्रीन को और ये पूरा का पूरा चीज कॉपी करो. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा. सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी को आपने न सिर्फ पढ़ा होगा, न सिर्फ डेफिनेशन याद किया होगा, बल्कि उसका पूरा का पूरा करेक्ट विजुअलाइजेशन आपने इस लेक्चर में किया होगा. सो आई होप यू एंजॉयड. अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जहां तक आज मैंने पढ़ाया सरफेस एनर्जी के इस डेरिवेशन तक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वहां तक पूरा का पूरा आप कंप्लीट करेंगे. इस डेरिवेशन को 2 टाइम्स अपनी नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करेंगे. ओके, यहां तक कंप्लीट करें. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. टेक केयर, बाय.